स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में सदन का अभी चौथा दिन है और चौथे दिन कैबिनेट रिपोर्ट के आने के बाद पूर्व सीएम सोरेन ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, जनता के लिए। वहीं बालू अगर फ्री है तो हाईवे से लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार। चंपई सोरेन ने कहा कि ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कैग रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में गरीबों को सरकार मदद कर रही थी। कोविड काल में हेमंत सरकार लोगों को कफन दे रही थी। भाजपा विधायक सीपी सिंह कैग रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। सरकार केवल छक्के मार रही है, जनता की नज़र में आउट होती है। ये देखने लायक होता है कि हेमंत सरकार अहंकार में बोल रही है। विधायक ने बालू पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि कल ही कई डंपर जब्त किए गए हैं और सरकार के मंत्री संपर्क में हैं। मेरे पूरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं, ऐसे गांव हैं जहां सालों से ट्रांसफार्मर जड़े पड़े, उस पर विभाग की कोई सुध नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए जो तेल उसमें जो डाला जाता है उस तेल की उपलब्धता के लिए फंड नहीं है। और यही कल मैंने सरकार से प्रश्न किया है तो गोल मटोल जवाब। मैं उन्हें क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनके लिए क्या कहूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई अपना जो भी वर्ड उन्होंने लिया है तो वो अपना थोड़ा सोच समझ करके बोले कि हम लोग सबको निकम्मा विधायक कहें। बेरमो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। बैठक में जेएमएम ने अब निकाय चुनाव को लेकर लक्ष्य भी साधा है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा करगली गेट स्थित निर्मल महतो स्मारक शहीद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महानगर संयोजक मंटू यादव ने की। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई हैं। मंटू यादव ने मीडिया से कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में झामुमो की बढ़त सुनिश्चित करना है। आज आम जनता में झामुमो के प्रति बढ़ती हुई पसंद इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। है, पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर में अपना हर वार्ड में जो है पार्टी का विस्तार करना है। और साथ ही सदस्यता अभियान जो चल रहा है, प्रत्येक वार्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे सदस्य बनाएंगे, वो हम जो अभियान है वो चलता रहेगा। और यह प्रयास सारे वार्डों को करना है कि हम एक एक वार्ड में जो है 500 1000 आदमी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण करवाएं। करगली स्थित कल्याण मंडप में राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में 5 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। उद्घाटन बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ, विधायक प्रतिनिधि उत्तम सिंह संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री स्वर्गीय सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया है। इस दौरान रांची से आई टीम ने दिव्यांग लोगों के शरीर की नाप ली है और साथ ही एसडीएम मुकेश मछुआ ने जरूरतमंद दिव्यांग के बीच व्हीलचेयर, वैसाखी श्रवण यंत्र, कैलिपर्स आदि उपकरण का वितरण किया है। शिविर के पहले दिन लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मछुआ ने कहा कि ये शिविर विकलांग लोगों के लिए अमृत के समान है। जो लोग शरीर के किसी अंग के ना होने से अपने को अपंग महसूस करते थे, उनके लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की पहल सराहनीय है। लगभग 1000 दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि करगली स्थित कल्याण मंडप में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति झारखंड की ओर से बेरमो के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में ये 5 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ था। संयोजक के रूप में ये जो कैंप लगा है, ये 27 से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के स्मृति में ये लगा है। और ये कार्यक्रम 27 से लेकर 3 तारीख तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ये चलेगा। और ये बहुत बृहद रूप में कार्यक्रम है। हम लोगों का लक्ष्य 1000 लोगों के बीच का है। ये 1000 लोगों को
हम लोग कुछ न कुछ दान के रूप में विकलांगों को देंगे, दिव्यांगों को। इसमें हमारा कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, क्लिपर्स, पोलियोग्रस्त लोगों को, बच्चों को पैर इस तरह करके लगा के देना है। हमारा ये रांची का लक्ष्य है। बात करेंगे बिहार की। जन स्वराज पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस होली मिलन समारोह में पटना के एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में यह होली मिलन समारोह मनाया गया है और इस कार्यक्रम में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने का दिशा निर्देश भी दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम अनशन पर बैठे थे तो ये मामला भी शुरू गांधी मैदान से हुआ था और फैसला भी अब गांधी मैदान से ही होगा, इसलिए रैली फैसला करने वाली रैली होगी। ये बिहार की बदहाली की अंतिम होली होनी चाहिए, इसके बाद बिहार बदहाल नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लाडला बोलकर भाजपा ने 7 नए मंत्री बनवा दिए। नीतीश चचा को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। सरकार के अभी बस 6 से 7 महीने बचे हैं और बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि वो जितना लूट सकते हैं लूट ले। से 6 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है और मार्च महीने में बिहार के सभी जिला को पूरा कर लिया जाएगा और जो मैंने वादा किया है कि 101, 103 अनुमंडलों में ये सभा मार्च मध्य अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तो आपके यहाँ जब ये कार्यक्रम हो तो उसमें आप सक्रियता से भाग लीजिए, भागीदारी दीजिए। अनुमंडल स्तर पर ये काम पूरा कर रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन स्वराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी, जिसमें न भूतो न भविष्यति न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं? मुंगेर में पहली बार खादी मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये मेला 10 मार्च तक चलेगा। अब मुंगेर में ये बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना एवं उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुंगेर में ये मेला खादी मेला सह उद्यमी बाजार, इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक बुनकरों और उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसको आयोजित किया गया है जहां खादी से जुड़ी सभी प्रकार के वस्त्र और सामान आपको मिल जाएंगे। 10 मार्च तक ये मेला चलेगा और बिहार सरकार के द्वारा अब खादी को नई पहचान देते हुए खादी से जुड़े उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने को लेकर कटिबद्धता दिख रही है, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में खादी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना एवं उद्योग विभाग के द्वारा मुंगेर के पोलो मैदान में पहली बार खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया है। इस 12 दिवसीय मेले में राज्य भर की 120 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं ने भाग लिया और मेले में खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, PMEGP, जीविका समूह एवं अन्य योजनाओं से जुड़े उद्यमियों के स्टॉल लगाए गए हैं। किशनगंज में एक महिला की जघन्य तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पूरा मामला भारत नेपाल सीमा से सटे दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ताराबाड़ी पंचायत के बेंतवाड़ी वार्ड संख्या 8 का है, जहां पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गंधर्व डांगा पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही में जुट गई है। मृतका की पहचान रूबी बेगम के रूप में हुई है, जो कि 4 बच्चों की मां है। जी जी, हम लोग सुबह 8 बजे 8:30 बजे ऐसे सुने हैं जी, सो करके उठे सीधा यही आए, हमको मालूम नहीं था कि ऐसा घटना हुआ है जी। हम सुने मियाँ बीवी मारपीट हुआ होगा जी जी, तो अपना इलाज तो इधर लगा, लोग बैठे तो संभाल लगा जी जी, हमको ये मालूम नहीं इतना घटना हुआ है। तो आपको दोनों पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता रहा है, तो कभी क्या आपस में झगड़ा होता था क्या? छोटा मोटा झगड़ा होता था लोग सामने में, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं था कि वो इतना बड़ा घटना कर जाएगा। ऐसा अनुमान नहीं था हम लोग को। विवाह का लगभग कितना साल हो गया होगा? विवाह का लगभग
35-30 मान के चले 20 साल तक। 20। कितना औलाद है इनका? इसका 4 औलाद है, 4 है। 3 लड़का है 1 लड़की है। अच्छा, अभी उनका हस्बैंड कहाँ है, आपको कोई जानकारी ऐसा कुछ? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कहाँ है, भाग गए। वो भाग गया है यहाँ भाग से। गया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांगेंगे कि मार का बदला मार होना चाहिए, बस प्रशासन यही है हम लोग का। या उनको फांसी हो? हाँ, जैसा भी हो उसका होना चाहिए, बस कड़ा सजा उनको मिलना चाहिए। कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, यही मिलना चाहिए। बात करेंगे महाराष्ट्र की। पुणे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर हुए शर्मनाक रेप के मामले में महाराष्ट्र पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 37 वर्षीय आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े को पुलिस के शिरूर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो देर रात किसी के घर खाना खाने गया था। उसी शख्स ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी है। आरोपी गाड़े पर पहले से ही चोरी, डकैती और चैन स्नैचिंग जैसे आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। 2019 से वो एक अपराध के मामले में जमानत पर बाहर था। आरोपी पिछले 2 दिनों से फरार था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 13 विशेष टीमें बनाई थी। इस मामले में पुणे पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुणे में स्वारगेट महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सबसे बड़े बस डिपो में से एक है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि आरोपी उसे बस स्टैंड में ही दूसरी जगह खड़ी एक खाली शिवशाही एसी बस में ले गया। चूंकि बस के अंदर की लाइटें चालू नहीं थी, इसलिए वो बस में चढ़ने से हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि यह सही वाहन है। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने फिर उसका पीछा किया और उसके साथ बलात्कार किया। पुणे में हुए एक युवती के बलात्कार हादसे के बाद में अब कल्याण की पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि पुणे के स्वारगेट एसटी डिपो में शिवशाही बस के अंदर एक युवती के साथ बलात्कार की घटना के बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद अब कल्याण पुलिस खासा सतर्क नजर आ रही है। बीती रात एसीपी कल्याण जी घेटे और पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबले के नेतृत्व में पुलिस दल ने कल्याण एसटी डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने एसटी बसों की जांच की है, यात्रियों से बातचीत की और सुरक्षा गार्डों से चर्चा भी की। एसीपी कल्याण जी घेटे ने सुरक्षा गार्डों की तलाशी लेते हुए एसटी डिपो की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निरीक्षण किया है और उसका जायजा लिया है। जी तपासणी चेकिंग असते आमची ही दैनंदिन स्वरूपात असते. आम्ही रेल्वे स्टेशन परिसरात नेहमीच आमचे अधिकारी आणि अंमलदार गस्त करीत असतात. नाईटला पण असतात आणि दिवसा पण असतात. आज आम्ही वरिष्ठ अधिकारी सर्व कोम्बिंग ऑपरेशन असल्यामुळे आम्ही पूर्ण कल्याण परिसर बस स्टँड आणि काही इकडचे भाग आहेत तिथे गस्त करीत असताना बस स्टँडलाही भेट दिलेली आहे. बस स्टँडची सुरक्षा व्यवस्थेची आम्ही पाहणी केलेली आहे. नाही हे आता कल्याणमध्ये स्मार्ट सिटीचं काम चालू आहे. इथे जे जुनं बस स्टँड होतं ते शिफ्ट झालेलं आहे. इथे फक्त प्रवासी आणण्याचे आणि सोडण्याचं काम बस करतात. इथे बस थांबा नाही आहे सध्या, फक्त प्रवासी ने आण करण्याचं काम करतात. इथे रात्रीचं सुरक्षा गार्ड पण त्यांनी नेमलेला आहे. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनाही पोलीस विभागामार्फत योग्य त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. स्मार्ट सिटीमुळे त्यांचे काही कॅमेरे काढलेले आहेत सध्या, ते आम्ही लावण्याबाबत त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के फिरोजपुर में फायरिंग की एक घटना प्रकाश में आई है। आपको बता दें कि फिरोजपुर लुधियाना रोड पर जगराव के पास एक मशहूर ढाबे के बाहर ये फायरिंग की गई। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। खबर है कि सफेद कार पर आए 2 नौजवानों ने कार में से निकलकर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाद में वे मोगा की तरफ भाग निकले। गोलियां चलाते समय दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और उनके पास 4 रिवॉल्वर थे। वहीं गोलियां चलाने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना मुखी अमरजीत का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर ये दोनों नौजवानों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये भी पता किया जाएगा कि इन लोगों ने फायरिंग क्यों की।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के बाद एएसआई की टीम ने निरीक्षण के बाद स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इसकी कॉपी सामने आई है। इस रिपोर्ट में एएसआई ने मस्जिद के अंदर स्वरूप में किए गए बदलाव का जिक्र किया है। स्टेटस रिपोर्ट में मस्जिद में फिलहाल किसी भी पेंट या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होने की बात की गई है। इसी के साथ मस्जिद के डिजिटल सर्वे के लिए मेरठ सर्कल के द्वारा कार्य योजना तैयार करने का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की फर्श को टाइल्स और पत्थर में बदल दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम में शामिल संयुक्त महानिदेशक मदन सिंह चौहान, निदेशक स्मारक जुल्फिकार अली और पर्यवेक्षण पुरातत्व मेरठ सर्कल विनोद सिंह रावत ने 27 फरवरी 2025 को मस्जिद का दौरा किया था। इस दौरान मस्जिद की देखरेख करने वालों की मौजूदगी में स्मारक का निरीक्षण किया गया था। जहां संभल में एक तरफ संभल मस्जिद हिंसा का मामला सामने आया, वहीं अब संभल में न्यायिक आयोग के सामने उपस्थित होकर जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका कोर्ट में डालने वाले याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने अपना बयान दर्ज कराया है। संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में आज न्यायिक आयोग के 3 सदस्यीय टीम संभल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंची और वहां पहुंचकर उसे दौरान वहां पर उपस्थित लोगों के बयान भी दर्ज किए। न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए चंदौसी के सीनियर डिवीजन कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी उपस्थित रहे और उन्होंने वहां पर उपस्थित होकर न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम के सामने उपस्थित होकर अपना बयान भी दर्ज कराया। और 24 तारीख को घटना हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था। न्यायिक आयोग के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट 19 तारीख और 24 तारीख की जो भी वहाँ पे हिंसा की घटना और जिस तरह से कमीशन की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया गया, वो सारी बातें मैंने न्यायिक आयोग के सामने अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। और अब न्यायिक आयोग की जो फाइनल जिसे कह सकते हैं कार्रवाई, उसका हम लोग को इंतजार रहेगा। नहीं, 24 नवंबर के सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये देखा था भारी मात्रा में पथराव हो रहा था। जो उपद्रवी हैं वो हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और अगर पुलिस प्रशासन मौजूदा नहीं रहता या अच्छी बल या संख्या में तैनात नहीं रहता तो उस दिन हम में से कोई भी बच के वापस नहीं आ पाता। वहाँ पे फायरिंग की भी हम लोग ने आवाज सुनी, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाई गई और पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया। तो काफी भारी मात्रा में एक तरह से वो हिंसा का पूरा एरिया बना हुआ था और सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से अपनी जान बचा के उस दिन 24 तारीख को निकलते हैं। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पुलिस अपना काम कर रही है और जो एसपी संभल है उनका स्टेटमेंट आपके समक्ष है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। कोर्ट ने आज व्हाइट वॉशिंग की जो एप्लीकेशन है उसको अभी मंजूरी नहीं दी है और 4 मार्च को दोबारा सुनवाई के लिए लगा दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी के वकील है नकवी साहब, उनको ये लिबर्टी दी है कि वो एएसआई की रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करें। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अब इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार फिर महाकुंभ के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन महाकुंभ को बदनाम करने में जुटा हुआ था, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विरोध करते करते चुपचाप डुबकी लगाकर आ गए। अब सपा कांग्रेस को डुबाने में लगी हुई है। राहुल प्रियंका के डुबकी न लगाने पर सवाल खड़े कर रही है और इंडी गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हो गई है। सीतापुर से पूर्व सांसद अंजू बाला अब रील्स बनाते हुए देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीतापुर मिश्रित लोकसभा से पूर्व सांसद अंजू बाला को 2014 में बीजेपी से टिकट मिला था, जिसके बाद वह मिश्रित से सांसद बनी थी। बीजेपी ने 2019 में अंजू बाला का टिकट काट दिया था। इसके बाद भाजपा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य इन्हें बनाया था और मिश्रित लोकसभा से पूर्व सांसद अंजू बाला ने बुलडोजर पर खड़े होकर ये रील बनाई थी। पूर्व सांसद अंजू बाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील को अपलोड किया था। वायरल वीडियो के बारे में जब अंजू बाला से बातचीत की गई तो अंजू बाला ने बताया कि वीडियो वायरल होता रहता है और पहले भी कई बार वीडियो वायरल हो चुके हैं। अंजू बाला ने कहा कि मुझे पसंद है रील बनाना। बाबा का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर रील बना ली जाए।
चंदौली में एक लापरवाही की घटना सामने आई है, जहां पर एक 40 वर्षीय मजदूर एक तालाब में डूब गया है। आपको बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र के पुराने गांव में एक ये घटना है और बीती रात करीब 10 बजे गांव के तालाब में 40 वर्षीय मजदूर राम दरस जब काम से घर लौट रहा था तो उसका पैर फिसल गया और तालाब में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रात भर ग्रामीणों में रामदरस को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं हासिल हुई। सुबह होने पर गोताखोरों की टीमों को बुलाया गया और तालाब दलदल की स्थिति में होने के कारण रेस्क्यू कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं। 16 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रामदास का कुछ पता नहीं चल सका है। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन की हीला हवाली के कारण रेस्क्यू कार्य में देरी हुई है। वो आ रहा था, वहां पे स्लिप कर गया किसी तरह, और वहां फिर फोन किया गया, प्रशासन आई तो उसको इतनी सवाल करने का मौका हो गया, कैसे गिरा, कौन देखा, क्या देखा, यहाँ भीड़ जनता जुटा किया था। इतनी सवाल कर दिए कि जनता के मार के भगाने लगे। प्रशासन बोले देखे तुम देखे कैसे गिरा, कहाँ से गिरा? करीब 9:30 बजे रात्रि में। ये अभी तक क्या हुआ? अभी तक 112 नंबर शुरू में आई, इस चौकी से चौकी इंचार्ज भी आए, मुगल समाज भी फोर्स आई, सारे लोग रहे। रात में भी देखा गया। इसके बाद सुबह एक आध दो लड़के गांव से कूदे, नहीं मिला। फिर अलीनगर से भी लोग आए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई, नाये द्वारा उसको खोज रहे हैं। इस समय मौजूद है हम अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी गांव में। आपको बता दें कि यहाँ बीती रात 10 बजे पैर फिसलने से गांव स्थित एक तालाब में एक व्यक्ति की मौत हुई है। व्यक्ति का नाम राम दरस है, उम्र 40 वर्ष। अभी तक करीब 16 घंटे होने को है और गोताखोरों की टीम साथ में स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक न उसकी बॉडी मिल पाई है, न उसका कहीं अता पता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके परिजन है, रो और बिलख रहे हैं। एपीएन न्यूज के लिए ओपी श्रीवास्तव, चंदौली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।